जब भी हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? घने जंगल, कल-कल करती नदियां और हाँ, खनिजों का अथाह भंडार। लेकिन इसी खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा धुंधला है, थोड़ा चिंताजनक है। आज हम झारखंड के इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे, जहां कुदरत का दिया हुआ खजाना और पर्यावरण का बढ़ता संकट दोनों आमने-सामने खड़े हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये एक तरह से झारखंड की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ प्रकृति का ऐसा अनमोल वरदान है और दूसरी तरफ विकास और औद्योगिकरण की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। यही है वो समृद्धि का विरोधाभास जो झारखंड की पहचान का एक हिस्सा बन गया है और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की उस प्राकृतिक दौलत की जो इसकी असली पहचान है, यहाँ के जंगल और यहाँ की नदियाँ। पर सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ इसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वही आज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बनती जा रही है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 29.81%। झारखंड का लगभग एक तिहाई हिस्सा जंगलों से ढका है। ये महज एक नंबर नहीं है, ये इस राज्य के पूरे इकोसिस्टम की, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, लाखों लोगों की रोजी रोटी का आधार भी यही जंगल हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 29.81% है ना, इसकी भी अपनी परतें हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें बताती है कि इन जंगलों को भी उनकी सघनता के हिसाब से बांटा जा सकता है। बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले जंगल। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जंगल का कितना हिस्सा सचमुच सेहतमंद है और कितना हिस्सा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। और देखिए, जैसी हालत जंगलों की है, कुछ वैसी ही कहानी यहाँ की नदियों की भी है। दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर, ये नदियां राज्य की जीवन रेखाएं हैं। ये प्यास भी बुझाती हैं और इंडस्ट्रीज को भी चलाती हैं। पर विडंबना देखिए, जिन उद्योगों को ये नदियां जीवन देती हैं, वही उद्योग माइनिंग और इंडस्ट्रियल कचरे से इनमें जहर घोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड एक बहुत ही मुश्किल दोराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है आर्थिक विकास की तरफ, जो खनन और उद्योगों से होकर गुजरता है, और दूसरा रास्ता जाता है पर्यावरण को बचाने की तरफ। असली और सबसे बड़ी चुनौती इसी तराजू के दोनों पड़ों को बराबर रखने की है। और जाहिर है, जब विकास की इस दौड़ में नीतियां जमीन पर रहने वाले लोगों के हितों से टकराईं, तो क्या हुआ? झारखंड की धरती ने एक बहुत बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया। लालच का खेल, राजनीतिक लोक लुभावनवाद। पर्यावरणविदों का ये जो बयान है ना, ये जंगल बचाओ आंदोलन की पूरी आत्मा को पकड़ लेता है। ये आंदोलन सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये उस सोच के खिलाफ एक आवाज थी जहां मुनाफे को लोगों और जंगल से ऊपर रखा जा रहा था। तो आखिर ये आंदोलन था क्या? बात है 1980 के दशक की। तब सरकार ने सिंहभूम के प्राकृतिक साल के जंगलों को काटकर उनकी जगह व्यावसायिक रूप से कीमती सागवान के पेड़ लगाने का फैसला किया। बस इसी फैसले का वहां के आदिवासी समुदायों ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं था, ये उनकी संस्कृति और उनकी आजीविका पर एक सीधा हमला था। इस आंदोलन ने बहुत ही असरदार तरीके से दिखाया कि जमीनी स्तर पर बदलाव कैसे लाया जा सकता है। ग्राम सभाओं को ताकत देने से लेकर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने तक। इसके सिद्धांतों का असर इतना गहरा था कि इसने 1988 की राष्ट्रीय वन नीति को भी प्रभावित किया, और ये एक बहुत बड़ी जीत थी। जंगल बचाओ आंदोलन जैसे संघर्ष तो स्थानीय थे, लेकिन अब झारखंड एक ऐसी वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है जिसकी कोई सरहद नहीं होती, क्लाइमेट चेंज। और इसका असर अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। राज्य की क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक यहां गर्मियों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, मतलब राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब है और ज्यादा गर्म हवाएं, पानी का बढ़ता संकट और खेती पर बहुत गहरा असर। और बात सिर्फ गर्मी बढ़ने की नहीं है, बारिश का पूरा मिजाज ही बदल रहा है। पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड देखें तो औसत बारिश करीब 150 मिलीमीटर कम हुई है। अब होता यह है कि बारिश के दिन तो कम हो गए, लेकिन जब होती है तो बहुत तेज होती है। नतीजा, एक ही समय में कहीं सूखे का खतरा तो कहीं बाढ़ का। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पूरे बदलाव की सबसे ज्यादा मार झेल कौन रहा है? मतलब राज्य के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा जोखिम में हैं? इसका जवाब राज्य की अपनी क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट ही देती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिले सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि इन इलाकों में लोगों की निर्भरता जंगलों पर ज्यादा है और गरीबी भी ज्यादा है।
इसलिए जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ के लोगों पर कहीं ज्यादा गंभीर होता है। अच्छा, इतनी सारी चुनौतियां तो हमने देख ली। अब ये समझते हैं कि इनसे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर यानी गवर्नेंस और पॉलिसी के लेवल पर क्या ढांचा मौजूद है। तो इन सब मामलों को देखने वाली जो सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है वो है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी JSPCB। उद्योगों को क्लियरेंस देने से लेकर प्रदूषण के मानकों पर नजर रखने तक यही संस्था राज्य में पर्यावरण से जुड़े शासन की धुरी है। अब देखिए, झारखंड का जो पर्यावरण से जुड़ा कानूनी ढांचा है वो राष्ट्रीय स्तर के कानूनों पर टिका है, जैसे जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981। लेकिन इन बड़े कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए राज्य ने अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ खास नीतियां भी बनाई हैं, जैसे झारखंड वेस्ट वाटर पॉलिसी और स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है। कई बहुत अच्छी और सकारात्मक पहल भी हुई हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके जरिए समुदायों को जंगल बचाने में भागीदार बनाया गया है। उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए दबाव बढ़ा है और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। क्या झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा को भविष्य के लिए बचाते हुए विकास की राह पर भी आगे बढ़ सकता है? इसका जवाब सिर्फ नीतियों या संस्थानों में नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक इच्छा शक्ति में छुपा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है।